हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क की फॉर्म में कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, तो स्टार्ट करते हैं उसी न्यूमेरिकल से। हम सीख रहे थे नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीख रहे थे, और हमने नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर 3 फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था फर्स्ट हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद सेकंड हमारा फॉर्मूला बनाया कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na पार्टिकल्स, जिसे आप क्या बोलते हो? एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हो। फिर थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि जो तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला है किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर द गैसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन 22.4 लीटर, अपॉन 22.4 लीटर। एंड जो वॉल्यूम आपको गिवन होगा वो किस पे गिवन होगा? वो वॉल्यूम होगा आपको एसटीपी पे गिवन होगा। किस पे होगा? एसटीपी पे गिवन होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कंडीशन थी हमारी नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। 3 फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल था होमवर्क की फॉर्म में मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था। तो क्या है न्यूमेरिकल आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका न्यूमेरिकल था। क्या था ये होमवर्क के फॉर्म में? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O। बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O। तो मुझे आप ये बताइए कि एक H2O में कितने एटम है? तो एक H2O में सर आप क्या बोलोगे? सर 3 एटम है। ये 2 आइटम है हाइड्रोजन के और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो एक H2O में 3 एटम टोटल आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि 1.8 लीटर H2O के अंदर कितने एटम आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको देखो 1.8 लीटर ये क्या है? एक लिक्विड है। ठीक है, क्या है? एक लिक्विड है। तो यहाँ पर आप वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ठीक है, जो हमारे पास देखो ये क्या है? वॉल्यूम है ना। ये क्या है? 1.8 लीटर क्या हमारे पास? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किसका दिया हमें? हमें वॉल्यूम दिया है वाटर का। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। आप ये फॉर्मूला लगाने की सोच रहे होगे, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? बिकॉज ऑफ ये फॉर्मूला अभी बोला मैंने किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर द गैस के लिए वैलिड है। और हमारे पास जो वाटर दिया है वो क्या है? वो लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। हमें एक चीज़ आनी चाहिए, बहुत यार इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ भाई, कि वाटर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी देखो क्वेश्चन में वैसे गिवन होती है, अगर नहीं भी गिवन हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको वाटर की डेंसिटी ऑलरेडी पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। 1 ml में 1 ग्राम जितना वाटर होता है, इतनी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी क्यों बोली मैंने? तो मैंने डेंसिटी इसलिए बोली कि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब मुझे आप ये बताइए, अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, कितनी है? 1 ग्राम पर ml है, तो मैं क्या करूँगा? मैं मास 1 ग्राम ml यहाँ लिख दिया मैंने, डेंसिटी की वैल्यू लिख दी। फिर क्या हमारे पास आगे फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? तो आप देख सकते हो कितना है? 1.8 लीटर। कितना है? 1.8 लीटर है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर वॉल्यूम और डेंसिटी का अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। क्या? यस, हमें मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो आओ करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1.8 लीटर, ये वैल्यू आपको वॉल्यूम किस में दिया है? लीटर में दिया है। और डेंसिटी किस में है आपके पास? मिलीलीटर में है। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? 1.8 लीटर वाटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1800 मिलीलीटर क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, 1800 मिलीलीटर क्या होगा? वाटर होगा। तो हमने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा यहाँ पर चेक कर लीजिए, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू लिख दी मैंने 1 ग्राम पर ml। मास मुझे निकालना है वाटर का, और वॉल्यूम मैंने नीचे यहाँ देखे पुट कर दिया है 1800 ml। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा? आपकी क्वेश्चन क्या बनेगी? 1 ग्राम पर ml इंटू
1800 ml। तो ml से ml कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1 इंटू 1800, तो कितना बचा 1800 बचा, और यूनिट क्या आ जाएगी ग्राम आ जाएगी। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया मास ऑफ वाटर आ गया, क्या आ गया मास ऑफ वाटर आ गया। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर आ गया क्या, यस हमारे पास मास ऑफ वाटर आ गया। तो मास ऑफ वाटर मैंने क्यों निकाला, आओ समझते हैं मास ऑफ वाटर मैंने क्यों निकाला। क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या है मेरे पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मैंने लिख दिया 1800 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, तो मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसल, ठीक है, 18 से ये कितना जाएगा 100 टाइम जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 100, क्या आ गया मोल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यूनिट लग जाएगी, तो 100 मोल आपका क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 100 मोल क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब ये निकला कि आपके पास जो 1.8 लीटर वाटर है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 100 मोल्स क्या है आपके पास H2O के हैं, 100 मोल्स किसके हैं H2O के हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स जो कितना है 100। तो मुझे ये बताइए कि एक H2O में कितने एटम थे, तो एक H2O में 3 एटम थे, ठीक है। तो मुझे बताओ एक मोल H2O में कितने मोल एटम होंगे, तो भाई एक H2O में अगर 3 एटम है तो सिंपल सी चीज है, एक मोल H2O में कितने मोल एटम होंगे 3 मोल एटम होंगे। हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आए वाटर के, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए 100। तो मुझे बताओ 100 मोल H2O में कितने मोल्स होने चाहिए एटम के, तो 300 मोल एटम के होने चाहिए। जिसे 300 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल को हम फर्दर Na भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 300 Na एटम। तो इसका मतलब ये निकला कि आपके पास जो 1.8 लीटर वाटर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो 300 नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी 300 Na एटम्स है। Na कौन है आपका एवोगैड्रो नंबर। और अगर आपको और भी ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो आप कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए Na को क्या करो, Na की वैल्यू पुट कर दो। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है, उससे आप 300 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या आ जाएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन लेक्चर का होमवर्क, तो इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिएगा कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया नहीं आया। नाउ आज का इस सेशन का आज का नया टॉपिक हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या सीखने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, हम ये सीखने वाले हैं। हमने अभी तक ये सीख लिया कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, ताओ स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो ये है किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। जहां पर आपका x क्या है, यहाँ पर आपका x होता है आपका एलिमेंट, ठीक है, आपका जो भी एलिमेंट है वो। z है उसका एटॉमिक नंबर, क्या है उसका एटॉमिक नंबर। और a क्या रहता है, उसका एटॉमिक मास होता है, क्या होता है उसका एटॉमिक मास, जिसे आप मास नंबर भी बोलते हो, ठीक है। तो ये होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि कोई जो एलिमेंट आपको दिया है वो लिखा आपने, देन आपने उसका एटॉमिक नंबर लिखा नीचे की साइड, और ऊपर की तरफ क्या लिखा आपने उसका मास नंबर लिखा, ठीक है। तो समझते हैं आगे इसकी जेड और ए क्या होता है। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, कितना एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 8 ही होंगे। तो एटॉमिक नंबर सिंपल सा क्या बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, किसको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फॉर अ न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम मतलब कि जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है।
एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर कोई भी ना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो ना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हो आप, न्यूट्रल एटम कहते हो। तो एक न्यूट्रल एटम के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा, ऑक्सीजन को लिखा, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है क्या, यहाँ पर देखिए यार मुझे तो नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, तो 8 ही है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एक न्यूट्रल एटम के लिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट, कौन था हमारा, ए कौन है हमारा, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ए क्या होता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। अब मास नंबर कैसे निकालते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर देखो, एटॉमिक मास क्या लिखा है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द एटम। इस एटम के अंदर जो एक्स आपका एटम था इसका मास कितना है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक एटम के अंदर क्या क्या होता है। एक एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंड में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंड में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में कौन होता है, तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इस एटम का मास पूछूं, अगर मैं आपसे इस एटम का मास पूछूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसके सबका मास का सम कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एटॉमिक मास आ जाएगा, एटम का मास आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे भाई, आप क्या करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही करोगे, सिंपल सी चीज है। एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का आप अगर सम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। सही है, सिंपल सी चीज है। तो अब एटॉमिक मास निकालना है तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में आपने स्टडी किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो आपने 9th क्लास में स्टडी किया होता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एंड एंड ये दोनों का जो मास है, इन दोनों का मास 2000 टाइम्स हेवियर होता है, 2000 टाइम्स हेवियर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिव। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के कंपेरेटिव क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। तो नेग्लेजिबल है मतलब कि एक एटम का मास को अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास को कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं एटम के अंदर प्रेजेंट सारे पार्टिकल का सम करके। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन 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 मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इक्वल होता है, लेकिन इन दोनों का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरेटिव 2000 टाइम्स हेवियर होता है। ठीक है, 2000 टाइम्स हेवियर होता है। वैसे तो एक्चुअल वैल्यू 1860 है, 1860 1860। ठीक है, इतना होता है हेवियर, तो हम लेकिन मान के चलते हैं 2000 अप्रोक्स। ठीक है, तो 2000 टाइम्स क्या होता है, हेवियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मास को हम एटॉमिक मास में काउंट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मास को हम एटॉमिक मास में काउंट नहीं करते हैं। और एक और चीज ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में सीखा है कि आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, आप इसको एक यूनिट मान के चलते हो, यूनिट वैल्यू मान के चलते हो। जैसे कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन आप अगर है तो एक प्रोटॉन का मास कितना मान के चलते हो आप, 1 मान के चलते हो। कितना मान के चलते हो, 1 मान के चलते हो। और न्यूट्रॉन का मास भी कितना मान के चलते हो, 1 ही मानकर चलते हो। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना मान के चलते हो, 1। एक प्रोटॉन का मास 1 और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 मान के चलते हो। तो अब हम बात करते हैं वापस पहले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा हमारा टॉपिक था, क्या था हमारा पास टॉपिक था, एटॉमिक मास के ऊपर बात करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर भी होता है। और ये कैसे निकालते हो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का अगर सम कर दोगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसा आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास को आप क्या मान के चलते हो, 1 और 1 मान के चलते हो। ठीक है, एक प्रोटॉन का मास आप 1 और एक न्यूट्रॉन का मास भी आप 1 मान के चलते हो, यूनिट वैल्यू मान के चलते हो। ठीक है, तो आओ और आगे डिटेल में बात करते हैं। अगर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास। क्या है एग्जाम्पल, आपके पास कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं मैंने, और आपको क्या बताना है, इनके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको क्या बताना है, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व कीजिए इसे, देन आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर आया या नहीं आया। हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने जूम कर दिया ये आपके लिए, और आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। तो आओ बात करते हैं, फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की बात करें। तो ध्यान से देखिए इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन का मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। तो कितने दिख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए यहाँ पर कौन होता है, जो नीचे लिखते हैं वो कौन होता है, नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिख रहा है हमें, 8 दिख रहा है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। नाउ अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अभी हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन क्या है, आपका एक न्यूट्रल एटम है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नाउ नाउ अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। तो देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, हमने अभी पढ़ा कि एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास मास नंबर है क्या ऑक्सीजन का, तो हाँ ऑक्सीजन का मास नंबर कितना दिया है, 16 दिया है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं हमें, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पर क्या करो, 16 माइनस 8 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 8 आएंगे। कितना आएंगे, 8 आएंगे। तो सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। तो एक ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 8, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। तो देखो एल्यूमिनियम को किस तरह से लिखा है इसने, इसने लिखा है एल्यूमिनियम पे, देखिए ये जो नीचे लिखा है ये क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा है वो क्या है, उसका एटॉमिक मास, और जो उस पे +3 लिखा है इसने, ये क्या लिखा है, +3, ये +3 क्या है, इस एल्यूमिनियम का चार्ज है। क्या है, इस एल्यूमिनियम का चार्ज है। ठीक है, तो इस एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है। ठीक है, तो आओ सीखते हैं अब इसमें वापस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ गए, 13 आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले हम न्यूट्रॉन निकालना सीखते हैं फिर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, अभी हमने पढ़ा कि जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम होता है। तो एटॉमिक नंबर दिया है आपको 27, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 13 है। जब 27 में से आप 13 लेस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, चेक कर लीजिए, 27 माइनस 13 कितना आ गया आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एक एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। अब बात रही इलेक्ट्रॉन की। तो देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3 चार्ज है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये +3 डायरेक्ट आया होगा, नहीं डायरेक्ट नहीं आया होगा। ये कैसा आया होगा, पहले क्या होगा, पहले एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम से क्या हुआ, एल्यूमिनियम +3 बना। तो एल्यूमिनियम +3 बना मतलब क्या, इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, मतलब कि एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो एल्यूमिनियम के पास जब वो प्लस चार्ज नहीं था उसके ऊपर, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। तो ध्यान से देखिए, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे उसके पास, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 13।
ठीक है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 13, जब उस पर चार्ज नहीं था, ध्यान से देखिए। लेकिन जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो कितना चार्ज आया, +3 चार्ज आया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है m, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आता है, एक प्लस चार्ज आता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो 2 प्लस चार्ज आता है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। मतलब कि एल्यूमिनियम +3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है। तो 3 यहां से हटा दो तो कितना बचा 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 13 थे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे, 14 थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आइए और एक और समझते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखिए ऑक्सीजन में आप इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बताना आपको। ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना होगा, तो देखो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो कितना है प्रोटॉन, 8 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो देखो जब ऑक्सीजन था, जब -2 चार्ज नहीं था, जब -2 चार्ज नहीं था, तब ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, तब ऑक्सीजन के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तब इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 थे। फिर कितना चार्ज आया उसके ऊपर, 2 माइनस का चार्ज आया। 2 माइनस का चार्ज का मतलब क्या हुआ, पे कभी भी किसी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर क्या आता है, माइनस का चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 माइनस का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो 2 माइनस का चार्ज आएंगे। तो ऑक्सीजन में कितना माइनस चार्ज आया, 2 माइनस का चार्ज आया। मतलब कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहाँ पर 2 का एडिशन कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यू कैन सॉल्व हियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, आपने पहले ही सॉल्व किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट CO2 की। तो देखिए यहाँ पर एक अकेला ऑक्सीजन या फिर अकेला कार्बन नहीं है, यहाँ पर CO2 कंबाइंड फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअली कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करना है, फिर उनको ऐड करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स निकालना। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आपके पास कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऑक्सीजन को, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 16 प्लस कार्बन के 6, तो कितने हो गए 22। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, CO2 के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 22। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 22। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है CO2 के ऊपर। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर लास्ट रहा एटॉमिक मास निकालना, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लो, कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लो, फिर उसको कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के नंबर आपके पास पता है आपको कितने हैं, 22। ठीक है, न्यूट्रॉन आपको निकालना है और एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर लो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 16 + 16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 6 12 14, कितना हो गया 44। कितना हो गया 44। तो टोटल एटॉमिक मास CO2 का हो गया 44। फिर आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके पता चल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहे हैं, 22। तो ये है इनको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास बहुत ज्यादा आ सकते हैं। क्या है न्यूमेरिकल आपका, आपके पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम फॉस्फेट। क्या कहते हैं इसे, PO4- को क्या कहते हो आप, फॉस्फेट कहते हो। इसके अंदर क्या बताना है आपको, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे फॉस्फेट के अंदर कितने हैं। ठीक है, और कितना फॉस्फेट दिया आपको, 19 ग्राम फॉस्फेट दिया है। तो पहले तो क्या करो, आप एक PO4 3- के अंदर इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कि एक PO4 3- में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो एक फॉस्फेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है आपको। ठीक है,
तो देखिए कैसे निकालोगे। पहली बात तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो फॉस्फेट के। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 19 ग्राम है, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है फॉस्फेट का, तो फॉस्फेट का मोलर मास होता है 95। इससे क्या पता चला, इससे पता चलेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे 0.2 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 0.2 मोल आ जाएगा। अब देखो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.2 मोल आ गए। अब बात करते हैं आगे। तो 0.2 मोल का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए यहां पर थोड़ी मिस्टेक होगी। यहां पर जो मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है 0.2 Na एटम, ये थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, तो इसे आप रफ कर दीजिएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन मत कीजिएगा। आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आए वो कितना है 0.2 मोल। क्या आया आपके पास 0.2 मोल फॉस्फेट आया। क्या है 0.2 मोल फॉस्फेट आया। अब देखिए एक फॉस्फेट के अंदर, एक PO4-3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यू कैन कैलकुलेट दिस, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो फॉस्फेट के अंदर कितने होते हैं, तो फॉस्फेट के अंदर होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फेट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है, तो उसके अंदर जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 8, तो 4 के अंदर कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। तो ये कितने हो गए 5 2 7 और 4, और -3 चार्ज है। -3 चार्ज का मतलब क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 50 हो गए। तो एक फॉस्फेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे बताओ 0.2 मोल, एक फॉस्फेट में अगर 50 इलेक्ट्रॉन है तो 0.2 मोल फॉस्फेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 0.2 मोल ऑफ फॉस्फेट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप क्या करोगे 50 इंटू 0.2 कर दोगे, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 Na इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स आएगा। मतलब कि क्या हुआ 19 ग्राम। इससे क्या पता चला आपको कि आपके पास जो 19 ग्राम फॉस्फेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। देखिए वापस समझते हैं न्यूमेरिकल को। क्या था न्यूमेरिकल में, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम फॉस्फेट। आपको 19 ग्राम फॉस्फेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो एक फॉस्फेट के अंदर कितने होते हैं 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 19 ग्राम में कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है इससे 19 ग्राम से हमें क्या निकालना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने गिवन मास अपन मोलर मास करके, वो कितना आया 0.2 मोल फॉस्फेट आया आपके पास। कितना आया 0.2 मोल फॉस्फेट आया। तो हमें ये पता है कि एक फॉस्फेट में 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल फॉस्फेट की अगर मैं बात करूं, एक मोल अगर फॉस्फेट की मैं बात करूं तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली 50 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिंपल सी चीज है, सिंपल में ऐसे ही है। एक फॉस्फेट के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल फॉस्फेट में कितने होंगे 50 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास कितने फॉस्फेट आए, कितने नंबर ऑफ मोल्स फॉस्फेट आए, हमारे पास आए 0.2 मोल फॉस्फेट आया। तो 0.2 मोल फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 0.2 मोल इंटू 50 कितना हो गया 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कितना हो गया 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ एक और न्यूमेरिकल आपके पास, ये आपके लिए होमवर्क है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंटेनिंग 20 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या है क्वेश्चन, क्या है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का आपको मास बताना है जिसके अंदर कितना मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो पहले ये निकालिए कि 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर के लिए कितना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चाहिए आपको, ठीक है। मतलब कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 20 के लिए कितना कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर और रिव्यू दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।